वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज से हम संगणक की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका जो 70% पार्ट है उसमें मैथ्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर सब्जेक्ट हैं। तो हमारी ये क्लासेस कंटिन्यू चलने वाली है। इसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी का सर्वप्रथम शब्द का यूज सबसे पहले 1749 ईस्वी में जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड एकेनवाल द्वारा किया गया था और इन्हें क्या कहा जाता है? सांख्यिकी का जन्मदाता। इसके अलावा अगर हम देखें आधुनिक सांख्यिकी के जनक की बात करते हैं तो वे हैं पीसी महालनोबिस, जो कि कलकत्ता से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इनका जो जन्म है वो हुआ है 29 जून को, और 29 जून को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अब हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन कैसे कैसे माना गया है। तो ये लैटिन भाषा के स्टेटस, इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा और जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक से हुआ है इसका ओरिजिन, और इनका एक ही अर्थ है, तीनों का इनका अर्थ है राज्य या स्टेट। जब हम सांख्यिकी के अर्थ की बात करते हैं तो दो रूपों में इसका अर्थ बताया गया है। पहला है बहुवचन के रूप में और दूसरा है एकवचन के रूप में। तो जो बहुवचन के रूप में हम इसका अर्थ देखते हैं तो इसमें आते हैं ऐसे समंक या आंकड़े जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण होते हैं। तो समंक या आंकड़े क्या होते हैं? हमारे पास में डेटा। जैसे एग्जांपल है राष्ट्रीय आय के समंक, कीमत स्तर के समंक या जनसंख्या से संबंधित समंक। इसके अलावा जब हम एक वचन के रूप में इसका अर्थ देखते हैं तो इसे सांख्यिकी समंकों का विज्ञान कहा जाता है, जिसमें समंकों या आंकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण, निर्वचन क्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी क्या होती है? पूरी प्रोसेस होती है, और इस एक वचन के रूप में इसकी परिभाषा को सर्वश्रेष्ठ परिभाषा माना जाता है। ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ परिभाषा। जब हम इसकी पूरी प्रणाली देखते हैं तो इसमें क्या आता है? एक वचन में सबसे पहले समंकों की पहचान, इसके बाद इसका संग्रहण और प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले आएगा वर्गीकरण और फिर सारणीयन। इसके अलावा फोर्थ इसमें है समंकों का विश्लेषण और निर्वचन। तो जो निर्वचन होता है ये इसका परिणाम होता है, जैसे कोई पास्ट या प्रेजेंट से हम किसी की तुलना कर रहे हैं या जो हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है वे होता है इसका निर्वचन। और इसका जो संग्रहण होता है इस पर ये निर्वचन आधारित होता है, क्योंकि संग्रहण जितना शुद्ध होगा उतना ही हमें निर्वचन शुद्ध प्राप्त होगा। जैसे हमने जो संग्रहित किए हैं डेटा, अगर वो हमें शुद्ध प्राप्त हुए तो हमें इसका परिणाम भी शुद्ध ही प्राप्त होता है। तो ये इसका आधार माना जाता है। इसके अलावा जब हम इनकी डेफिनेशंस की बात करते हैं तो डॉक्टर बाउले के अनुसार सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान कहा गया है और गणना का विज्ञान कहा गया है। इनकी दो परिभाषाएं। इसके अलावा वॉर्डिंगटन समंक या डेटा। तो समंक वे होते हैं जिनमें तीन गुण विद्यमान हो। पहला है संख्यात्मक, दूसरा तुलनात्मक, तीसरा सजातीयता। यानी कि उसमें संख्या भी होनी चाहिए, उसमें तुलना भी होनी चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्टली। इसके अलावा उसमें सजातीयता भी होनी चाहिए। जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो देखते हैं रवि होशियार है। इसमें ना तो इसमें कोई संख्या है और ना ही इसमें कोई तुलना हो रही है, तो यह समंक नहीं होगा। इसके अलावा जब सेकंड देखते हैं हम, रवि ने हिंदी में 100 अंक प्राप्त किए हैं। तो 100 अंक मतलब संख्या तो इसमें है, लेकिन इसमें तुलना भी नहीं है और इसमें सजातीयता भी नहीं है, तो यह भी समंक नहीं होगा। इसके अलावा थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, रवि को हिंदी में 100 तथा राकेश को 20 अंक प्राप्त हुए हैं। तो यह समंक होगा, क्योंकि इसमें संख्याएं भी आ रही है, इसमें तुलना भी हो रही है और ये सजातीय भी है। अब हम देखते हैं समंक के प्रकार। तो समंक दो प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक समंक, दूसरा है द्वितीयक समंक। अब प्राथमिक समंक क्या होते हैं? प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिसमें अनुसंधानकर्ता
क्षेत्र विशेष से नए डेटा कलेक्ट करता है, मतलब नए सिरे से एकत्रित डेटा, वो होगा प्राथमिक समंक। इसके अलावा ये क्या होता है, कच्चे माल की तरह होता है और इसमें धन, समय, शक्ति अधिक खर्च होती है। और ये समंक क्या होते हैं, मौलिक होते हैं, बिल्कुल एकदम नए होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं द्वितीयक समंक। तो द्वितीयक समंक क्या होते हैं, जो पहले से ही व्यक्ति, संस्था द्वारा एकत्रित व प्रकाशित हो चुके हैं। यानी कि जो प्राथमिक समंक है, ये इनमें जब कुछ चेंजेस किए जाते हैं, उन्हीं को एकत्रित करके उनमें चेंज करके द्वितीयक समंक तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा ये मितव्ययी होते हैं क्योंकि इनमें समय, धन और शक्ति तीनों कम लगती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा शुद्ध क्या होता है, प्राथमिक समंक। ये शुद्ध होते हैं अधिक, ये कम शुद्ध होते हैं। और ये कच्चे माल की तरह होते हैं, जबकि ये क्या होता है, द्वितीयक समंक निर्मित माल की तरह, ये निर्मित माल की तरह होते हैं। अब इनमें अंतर केवल क्या माना जाता है, सिर्फ मात्रा का, जबकि इनकी प्रकृति क्या होती है, सेम होती है। अब हम देखते हैं इनके संग्रहण की विधियां। तो जब हम प्राथमिक समंक के संग्रहण की विधियां देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें आता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। अभी नाम से ही समझ में आ रहा है हमको कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि में क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से मिलकर के समंक या डेटा प्राप्त किए जाएंगे। अब ये सिर्फ सीमित क्षेत्र में होते हैं, सीमित क्षेत्र विशेष में होते हैं, जहां पर जैसे लोगों की संख्या कम है, अपन को डेटा कलेक्ट करना है, तो वहां पर ये विधि यूजफुल ज्यादा होती है। अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ इनका यूज किया जाता है। तो कर्मचारियों के रहन सहन में, जीवन निर्वाह में, आय व्यय में, रहन सहन के स्तर को जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें समय अधिक लगता है, इस विधि में समय अधिक लगता है। इसके अलावा इसमें जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो शुद्ध होते हैं, क्योंकि हम पर्सनली किसी से पूछकर वो डेटा कलेक्ट करते हैं, शुद्ध व विश्वसनीय। सेकंड है हमारे पास में अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। अब इसमें क्या है, इसमें हम जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। तो प्रत्यक्ष से सूचना न लेकर किसी थर्ड पक्षकार से सूचना ली जाती है। इसके एग्जाम्पल है जैसे समितियां, श्रम संघ, जांच आयोग समिति। अब हम किसी श्रम संघ के प्रत्येक व्यक्ति से जानकारी नहीं लेकर सिर्फ श्रम संघ के जो एक मुख्य जो लीडर होता है, लीड करता होता है, उससे हम सारे श्रमिकों की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास में स्थानीय संवाददाताओं से। अब किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए क्या होता है, संवाददाता जो वहां पर कार्यरत होते हैं, उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमें किसी क्षेत्र विशेष के रहन सहन की जानकारी प्राप्त करनी है या उनके कल्चर की जानकारी प्राप्त करनी है, तो वहां क्या यूज होता है, स्थानीय संवाददाताओं से प्राप्त करके। इसमें समय भी कम लगता है, इसमें कम समय लगता है प्राप्त करने में। नेक्स्ट है हमारे पास में सूचकों के द्वारा प्रश्नावली विधि के माध्यम से। सूचकों के द्वारा प्रश्नावली विधि के माध्यम से, अब इसमें क्या होगा, इसमें डाक के माध्यम से क्या करते हैं, जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं उद्देश्य के अनुसार, प्रश्न हो सकते हैं हाँ या ना में भी हो सकते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें उद्देश्य के अनुसार जो प्रश्न तैयार किए गए हैं वो सीमित प्रश्न होने चाहिए, प्रश्नों की संख्या सीमित होनी चाहिए। इसके अलावा इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, जैसे किसी की रुचि जानने में, मत सर्वे में, या उत्पादों की जानकारी में आदि। नेक्स्ट है हमारे पास अनुसूची विधि। अब अनुसूची विधि क्या होगी, इसमें ये शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के लोगों के लिए यूजफुल है। इसके अलावा इसका यूज कहाँ होता है, जनगणना में। अब हम देखते हैं द्वितीयक समंक गृह संग्रहण की विधियां। इसमें दो प्रकार की विधियां होती है, जिसमें एक प्रकाशित स्रोत है, दूसरा अप्रकाशित स्रोत है। अब प्रकाशित स्रोत किसे कहते हैं, जो
सरकारी प्रकाशन या अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन या पत्र पत्रिकाएं प्रकाशन जो कि प्रकाशित हो चुके हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा अप्रकाशित स्रोत जैसे कि कोई फाइल, रिपोर्ट, रजिस्टर, अनुसूचियां, आलेख, जैसे विद्यालयों में कोई रजिस्टर है पुराने जो कि प्रकाशित नहीं हुए हैं, तो वे स्रोत किस में आते हैं? अप्रकाशित स्रोत में। तो ये है द्वितीयक समग्र संग्रहण की विधियां।